मेरा नाम साहिल है। आज मैं खुशी खुशी घर आया, अपनी मम्मी को नौकरी की खबर दी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि बेटा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी लग गई। अब मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करती हूँ। मैं खुश था, एक्साइटेड था, क्योंकि मैं भी शादी करना चाहता था। मेरे अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हैंडसम था, उम्र लगभग 27 साल थी और अब तो अच्छी नौकरी भी लग गई थी। मैं चाहता था कि मेरी होने वाली पत्नी ऐसी हो जिसे लोग देखते ही रह जाएं, जो मेरे बराबर में खड़ी हो तो लोग मेरी तारीफ करें कि वाह क्या जोड़ी है। वैसे भी मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा नाम की लड़की को पसंद करता था, लेकिन कभी मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था। ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। हम 3 लोगों का परिवार था, मेरे मम्मी पापा और मैं। हमारे घर के जस्ट बराबर वाला घर मेरे चाचा जी का था, जिनकी एक बेटी थी। आप लोगों को सुनकर भी हंसी आएगी कि वो काली नहीं, लंगड़ी नहीं, लूली नहीं, अंधी नहीं, बल्कि बोनी थी, जिसकी मजाक पूरा मोहल्ला बनाया करता था, क्योंकि मुझे उससे सबसे ज़्यादा नफरत थी। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरे पिता आपस में 2 ही भाई थे और दोनों का घर बराबर बराबर में बना हुआ था। दादाजी के मरने के बाद दोनों भाइयों के घरों के हिस्से बंटवारे हो गए थे। मेरे चाचा जी का कारोबार मेरे पिता के कारोबार के मुकाबले बहुत अच्छा था। मेरे पिता तो एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, लेकिन चाचा जी बिजनेसमैन रहे थे। उनकी ज़मीन जायदाद भी बहुत सारी थी। चाचा जी की शादी को जब 2 साल हुए, तब उनके यहाँ खुशी ने जन्म लिया था। खुशी मुझसे उम्र में 3 साल छोटी है। जब उसकी उम्र 10 साल हुई, तब से ही उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी हाइट 10 साल की उम्र तक ही बढ़ी थी। चाचा चाची को पहले तो लगा कि वो अभी बच्ची है, लेकिन जब उसकी उम्र 15 साल हुई, तब भी उसकी हाइट 10 साल की उम्र के बच्चों के जितनी ही थी। हम अक्सर बचपन में एक दूसरे के साथ खेला करते थे, लेकिन जब उसकी हाइट नहीं बढ़ी और मोहल्ले के बच्चे उसे बोनी बोनी कहकर चिढ़ाने लगे, तब मैंने उसके साथ खेलना, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया था। मैं अपने गार्डन में बैठकर जब पढ़ाई कर रहा होता था, तो वो अक्सर मेरे पास आ जाती थी, अपनी किताबें लेकर, और कहती कि साहिल चलो हम दोनों साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, तुम मेरी पढ़ाई में कुछ मदद कर दो। मैं उसे डांट देता और कहता कि चलो भागो यहाँ से, तुम्हें किसने यहाँ आने के लिए कहा। उस समय उसकी उम्र 15 साल और मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। मैं लगभग जवानी के करीब पहुँचने वाला था। मेरे सारे दोस्त भी घर आया करते थे, तो उसे देखकर खूब मजाक बनाते। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे घर में कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन होता, मैं अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया करता था, और जाहिर सी बात है फंक्शन में रिश्तेदार भी आते ही हैं। जब खुशी हमारे घर आया करती थी, तो सारे रिश्तेदार उसे देख देख कर हंसते, सब उसकी मजाक बनाते। मेरे दोस्त तो अक्सर कहते थे कि ये तुम्हारी कज़न है। मैं शर्मिंदा होते हुए कहता कि हाँ, ये मेरे चाचा की बेटी है। तो वो कहते कि अपने चाचा को बोलो कि इसे बॉर्नविटा पिलाया करें। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मेरे घर में ही आने वाले मेरे दोस्त उसकी मजाक बनाते हैं। उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया था कि आइंदा घर में कोई भी फंक्शन हो, खुशी हमारे घर में नहीं आएगी। पापा मुझे डांटते थे कि ऐसे कैसे खुशी यहाँ नहीं आएगी, वो मेरे भाई की बेटी है। जब मेरे भाई भाभी यहाँ आएंगे तो उनकी बेटी भी यहाँ आएगी। ऐसा नहीं था कि खुशी की वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, बल्कि चाचा चाची भी अपनी बेटी की तरफ से बहुत परेशान थे। उसकी तरफ से उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वो जहाँ भी जाती, लोग उनकी बेटी का मजाक बनाया करते थे, उसे पलट पलट कर देखा करते थे। कोई कहता अरे देखो कितनी गट्टी लड़की है, कोई कहता अरे नहीं नहीं बोनी है बोनी। चाचा चाची अपनी बेटी की हमेशा साइड लिया करते थे। उन्होंने कभी उसको लोगों के निगेटिव कमेंट का निशाना नहीं बनने दिया। वो उन लोगों से अपनी बेटी को बचाया करते थे जो उनकी बेटी की मजाक उड़ाते थे। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही सामने मजाक न बनाते हों, मगर पीठ पीछे मजाक ज़रूर बनाते हैं। धीरे धीरे खुशी जवान हो रही थी और चाचा जी को इस बात की फिक्र हो रही थी कि उनकी बेटी की लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सेहत में अच्छी थी, इसलिए नीचे ही नीचे फैल रही थी। उसका गोरा रंग और उसका सुंदर चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता था। मजाक का निशाना सिर्फ उसका गट्टा शरीर बनता था, जिसकी वजह से उसके परिवार को और उसको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। स्कूल में भी कोई खुशी से बात नहीं करता था। हर कोई खुशी को चिढ़ाता था कि तुम बोनी हो, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर साल फर्स्ट आती थी। चाचा चाची ने उसे डॉक्टरों में भी दिखाया,
अपने ही शहर में नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक कि फरीदाबाद में एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है जहाँ लिम्ब लैंथनिंग का इलाज बहुत अच्छे से किया जाता है। वो अपनी बेटी को वहाँ तक ले गए थे, मगर उनकी बेटी का इलाज पॉसिबल नहीं हो सका। हर कोई यही कहता था कि आपको अब 15 साल की उम्र में पता चला है कि आपकी बेटी की हाइट नहीं बढ़ रही है। 7-8 साल की उम्र में भी अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देते तो शायद आपकी बेटी का इलाज पॉसिबल हो सकता था। ये सुनकर चाचा चाची को बहुत अफसोस होता था कि उनकी बेटी का इलाज पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सारी ज़िंदगी लोगों के नेगेटिव कमेंट का निशाना बनती रहेगी। इसी तरह उसकी मजाक बनती रहेगी और आने वाले समय में न जाने उसके साथ क्या होगा। सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की चाचा जी को थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। चाचा जी अक्सर हमारे घर आते तो बहुत अफसोस भरे शब्दों में अपने भाई यानी कि मेरे पिताजी से दिल हल्का कर लिया करते थे। उनको अपनी परेशानी बताया करते थे, भैया मुझे हमेशा खुशी की फ़िक्र होती है। मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड है, पढ़ाई में अच्छी है, बहुत समझदार है, सुलझी हुई है। कभी उसने मुझसे किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की। मेरी लाडली बेटी होते हुए भी उसने कभी मुझे अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन तो इस बात की होती है कि लोग अभी उसकी इतनी मजाक बनाते हैं तो आने वाले समय में कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा भी या नहीं। मैं उस समय वहाँ पर मौजूद था जब चाचा जी मेरे पापा से बातें कर रहे थे। मैंने चाचा जी से फ़ौरन कहा, अरे चाचा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? खुशी से भला कौन शादी करेगा? अगर उसकी शादी किसी काले पीले लूले रंगले इंसान के साथ भी हो गई तब भी ये खुशी की खुशनसीबी होगी, वरना मुझे तो नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान उससे शादी करेगा। चाचा जी शर्म से अपना सर झुका लिया करते थे, जबकि मेरे पापा मुझे घूर कर देखते थे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मगर मुझे ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती थी। जो सच है वो सबके सामने था। अब खुशी है ही ऐसी तो फिर कौन उससे शादी करके अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा? अरे लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो वो लोग आउटिंग पर भी जाते हैं, घर में भी मेहमान आते हैं। खुशी की तो हर कोई मजाक ही बनाता था। तो फिर जिस इंसान से खुशी की शादी होगी वो भी सारी ज़िंदगी अपनी पत्नी की मजाक का बोझ कैसे झेलेगा? एक और बात थी, चाचा जी को लगता था कि जिस दिन से खुशी ने जन्म लिया है उस दिन से उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। वो कहते थे कि मेरी बेटी बहुत लकी है, कोई उसके अच्छे नसीब को नहीं देखता, कोई उसकी मासूमियत और उसके टैलेंट को नहीं देखता, हर कोई उसके बोने शरीर पर ही क्यों नज़र डालता है। मुझे याद है जब बचपन में एक दिन मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, खुशी मुझे देखकर मेरे साथ खेलने के लिए आई तो मैंने उसे ज़मीन पर एक ज़ोरदार धक्का दे दिया और कहा कि चलो जाओ यहाँ से, मेरे साथ मत खेलो। बोनी कहीं की। वो रो रही थी और बार बार कह रही थी कि ऐसा मत करो साहिल, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलना है। मैं घर में अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। उसने रोते हुए घर जाकर मेरी शिकायत अपने मम्मी पापा से की तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया, कोई बात नहीं, तुम घर में खेलो। मगर घर में उसके साथ खेलने वाला ना तो उसका कोई भाई बहन था और ना ही कोई और इंसान था जो उसके साथ खेल सके। वो मुझे बेचैन नज़रों से देखती रहती थी। मैं बचपन से ही पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, बस ठीक ठाक नंबर ले आता था। लेकिन खुशी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। घर से बाहर बहुत ज़्यादा निकलती नहीं थी क्योंकि लोग उसकी मजाक बनाया करते थे और कुछ चाचा चाची भी नहीं चाहते थे कि वो कहीं जाए और घर से बाहर निकले। हमारी रिश्तेदारी में कहीं कोई फंक्शन होता तो उन्होंने बढ़ती हुई मजाक के साथ अपनी बेटी को घर के किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाना बंद कर दिया था। वो लोग अकेले ही वहाँ जाया करते थे। अब हम लोग जवानी की दहलीज तक पहुँच चुके थे। मैंने तो सिर्फ बीकॉम किया था, लेकिन खुशी अभी भी पढ़ाई कर रही थी। हमारे सारे रिश्तेदार चाचा जी से कहते थे कि अपनी बेटी को इतना पढ़ा क्यों रहे हो, आखिर वो इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आने वाले समय में उसका होना तो कुछ भी नहीं है। मगर चाचा जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा उसे पढ़ाई में सबसे आगे रखा। वो खुद उसे कॉलेज छोड़कर आते थे और खुद ही लेकर आते थे, बाइक पर नहीं गाड़ी में, ताकि रास्ते में चलने वाले लोगों की उस पर ज़्यादा नज़र न पड़ सके। अब मेरी मम्मी मेरी शादी की बातें करने लगी थी। पापा कहते थे कि पहले नौकरी करके कुछ सेविंग्स कर लो ताकि हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कर सकें, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मैं खुद भी यही चाहता था, भले ही मेरी शादी में देर हो जाए, मगर मुझे सुंदर लड़की से शादी करनी थी। एक दिन मैं सोच रहा था कि उनको नेहा के बारे में बता दूं, फिर सोचा कि अभी इस बारे में बताना ठीक नहीं है।
एक दिन मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये मेरे ऑफिस का पहला दिन था। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आया, मेरी नज़र अचानक खुशी पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। मैंने अपना मुंह से मोड़ लिया। चाची जी ने आलू के पराठे बनाए थे। उन्हें पता था कि मुझे और मम्मी को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने सुबह नाश्ते पर हम दोनों के लिए खुशी के हाथ आलू के पराठे भेज दिए थे। खुशी की शक्ल देखते ही मेरे मुंह से फ़ौरन निकला कि आज सवेरे सवेरे किसको देख लिया, पूरा दिन ही ख़राब जाएगा। खुशी ने मेरी ये बात सुन ली थी। उसने नज़र झुका ली, फिर धीरे से मेरे करीब आकर कहने लगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। सुना है आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है। मैंने कहा कि हाँ, पहला दिन है जिसे तुमने सुबह सवेरे आकर बर्बाद कर दिया। वो कहने लगी कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी सक्सेस से खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए। आज तुम नौकरी पर जा रहे हो एक एम्प्लॉय बनकर। मैं दुआ करती हूँ कि आने वाले समय में तुम कंपनी के बॉस बनकर घर से जाओ। मैं हंसा। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, तुम्हारे छोटे शरीर की तरह तुम्हारी सोच छोटी नहीं है, अच्छा सोचती हो तुम। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने घर में उसका बिल्कुल भी आना पसंद नहीं था। मेरी कोई जवान बहन नहीं थी, मम्मी पापा के अलावा घर में कोई नहीं रहता था, इसलिए मेरे दोस्त कभी भी किसी भी समय पर घर आ जाया करते थे। और ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि खुशी की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी और वो कभी भी किसी भी समय मुंह उठाकर हमारे घर चली आती थी। उसका मुझे अपने घर में होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसकी वजह से कई बार मेरी मम्मी से भी लड़ाई होती थी। मम्मी हमेशा उसकी साइड लिया करती थी कि वो तुम्हारी कज़िन है, मेरी देवरानी की बेटी है, अगर घर में आ जाती है तो कोई बात नहीं है। वो बेचारी पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं जाती, रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाती, तो क्या हमारे घर में भी नहीं आ सकती? मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं आ सकती, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उसे देख देख कर तो कभी कभी मुझे भी बहुत हंसी आती है। बचपन में अगर चाचा जी ने उस पर ध्यान दे लिया होता ना, तो आज वो ऐसी न होती। मम्मी कहती थी कि बेटा इतने बड़े बोल मत बोला करो, उसके अंदर जो कमी है उसके खुद की या हमारी तुम्हारी या किसी और की दी हुई नहीं है, उसे ऊपर वाले ने ऐसे ही इस दुनिया में भेजा, तो कोई क्या कर सकता है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ज्ञान मत दिया करो। मैं ऑफिस में मन लगाकर काम करता था। धीरे धीरे मुझे सक्सेस भी मिलने लगी थी। मेरी परफॉर्मेंस कंपनी के लिए इतनी बेहतर साबित हुई थी कि मैं वहाँ के एक एम्प्लॉय से सीधा CEO डायरेक्टर बन गया था। अब हमारे घर की जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सब सुधर गई थी। इस दौरान मुझे पता चला कि चाचा जी अपनी लाडली बेटी खुशी की शादी करवाना चाहते हैं, जिस पर मुझे हंसी भी आई थी। मेरा कहना तो यही था कि उससे आखिर शादी कौन करेगा, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। खुशी का रिश्ता कहीं भी नहीं हो पा रहा था। कुछ लड़के वाले जब उसे देखने के लिए आते तो देखते ही हंसने लग जाते थे। एक दिन तो रिश्ता कराने वाली एक औरत खुशी के लिए गरीब लड़के का रिश्ता लेकर आई। उसने पहले तो लड़के वालों को खूब लालच दिया। लड़की के पिता बहुत अमीर है और फिर वो उनकी इकलौती बेटी है, शादी में बहुत सारा दहेज देंगे और उनका जो कुछ भी है सब कुछ उनकी बेटी का ही है। लड़के वाले भी लालची थे। ये बात सुनकर फौरन रिश्ता लेकर आ गए, मगर जब उनका सामना खुशी से हुआ तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने रिश्ता कराने वाली उस आंटी को इतनी बातें सुनाई कि वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरे शहर में यही लड़की रह गई थी हमें दिखाने के लिए। अरे ये देखो कितनी गट्टी है, और मेरा बेटा तो अच्छा खासा लंबे चौड़े कद का है, ये तो उसके सामने 10 साल की बच्ची लग रही है। तुमने क्या हमें ऐसा वैसा समझ रखा है कि इसको अपने घर की बहू बनाएंगे? रिश्ते कराने वाली आंटी कहने लगी कि बहन, तुम लड़की के कद पर क्यों जा रही हो? ये देखो कि लड़की बहुत समझदार है और पढ़ी लिखी है। तुम्हारा बेटा वैसे भी बेरोजगार है, यहाँ से तुम्हें दान दहेज भी अच्छा मिलेगा। तुम्हारे बेटे की तो जिंदगी बन जाएगी। बुरा समय आने पर लड़की खुद भी कोई नौकरी करके घर चला लेगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रहने दो। अरे ऐसी दौलत पर हम खाक डालते हैं। मेरा बेटा बेरोजगार है तो क्या हुआ, वो अच्छा है, उसे तो बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे। इन लोगों से कहो कि अपनी बेटी को घर में बिठाकर रखें, इसकी शादी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दें। ऐसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? आखिर में इन लोगों को भी अपनी बेटी की शादी मजबूरन किसी लूले लंगड़े इंसान से ही करवानी पड़ेगी। वो औरत उन लोगों की अच्छी खासी बेइज्जती करके अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल गई थी। चाचा जी और चाची जी बहुत गहरे अफसोस में थे। खुशी लोगों की ऐसी बातों से इतनी तंग आ गई थी कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया
और फूट फूट कर रोने लगी। उसे उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटी, हमारी बात सुनो, तुम लोगों की बातों पर क्यों जा रही हो, एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी। उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, शादी शादी के नाम पर आप लोगों ने मेरा तमाशा लगा रखा है। मैं अपनी बेइज्जती की वजह से घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, लेकिन अब आप लोगों को मेरी बेइज्जती कराने के लिए घर में भी बुलाने लगे हो। इतना सब कुछ हो जाने पर खुशी ने फाइनली कह दिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं यहीं रहूँगी। मैं आप लोगों से कह देती हूँ कि मेरे लिए कभी कोई रिश्ता मत देखना। फिर क्या था, चाचा चाची को अपनी बेटी की बात माननी पड़ गई थी, मगर वो यही चाहते थे कि उनकी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए। चाची जी अब बीमार रहने लगी थी और चाचा जी फिक्रमंद थे कि उनकी बेटी की शादी कब होगी। उसकी शादी की उम्र होती जा रही है। बेटी के बोनेपन ने चाचा और चाची जी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उन्हें यही फिक्र सताए जा रही थी कि उनकी बेटी की शादी होगी भी या नहीं, और अब तो उनकी बेटी भी हिम्मत हार चुकी है। दूसरी तरफ मैं कामयाब होता जा रहा था। अब मैंने 1 साल के अंदर अपना बिजनेस कर लिया था, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। पापा ने लोन ले लिया था और मम्मी ने थोड़ा बहुत अपना जेवर बेचकर मुझे मेरा बिजनेस करवा दिया था। अब अपनी खुद की एक स्टॉक कंपनी थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। अपने घर को भी रेनोवेट करवा लिया था और एक बड़ी सी गाड़ी भी खरीद ली थी। एक दिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी टक्कर अचानक खुशी से हो गई। मैं मोबाइल पर बात करता हुआ जा रहा था। टक्कर लगने से मेरा मोबाइल ज़मीन पर गिर गया और चूर चूर हो गया। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं देता, मेरा इतना महंगा मोबाइल तुम्हारी वजह से टूट गया। वो कहने लगी कि आई एम सॉरी साहिल। मैंने कहा, एक तो मेरे समझ नहीं आता कि तुम मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती हो, तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता। उसने कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बड़ी मम्मी को बुलाने आई थी। मैंने कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की, हमारे घर में मत आया करो, हमारे घर लोग आते जाते रहते हैं, तुम्हें देखकर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी कज़िन कहते हुए। चलो निकलो यहाँ से। पहले तो वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रोती रही, फिर वो वहाँ से चली गई। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा कि ये बोनी पता नहीं यहाँ पर क्यों आ जाती है। मैं जानता था कि उसे मेरे शब्दों से बहुत तकलीफ़ पहुँची है, क्योंकि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि पहले ही वो काफ़ी परेशान थी। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और अब मैंने भी उसे अच्छा खासा झाड़ दिया था। 3-4 दिन मैं अपने ऑफिस में बहुत बिजी रहा। एक दिन मुझे पता चला कि चाची जी की मौत हो गई। चाची जी को पहले ही हार्ट प्रॉब्लम थी। बेटी का सदमा कह लो या फिर दिल की परेशानी, एक ही बात थी। चाची जी इस दुनिया से चली गईं तो खुशी फूट फूट कर रो रही थी, बुरी तरह से तड़प रही थी। कोई रिश्तेदार उसे आगे जाकर तसल्ली नहीं दे रहा था सिवाय मेरी मम्मी के। पूरे मोहल्ले में यही गूंज थी कि वो बोनी सी लड़की है ना, उसकी माँ मर गई है। शायद इस घर को बोनी के नाम से ही जाना जाता था। खुशी रोती रहती थी। कई दिनों तक लगातार मेरी मम्मी ने उसे सहारा दिया, उसे समझाया, उसे तसल्ली दी और फिर उसने घर में अपने पापा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। चाची जी की मौत को कुछ दिन गुजर गए थे। मैं सोच रहा था कि घर में अपनी शादी की बात करता हूँ। भले ही मेरा नेहा से कोई अफेयर नहीं चल रहा था, मगर मैं सोच रहा था कि मेरी फैमिली एक बार उसके घर रिश्ता लेकर चली जाएगी तो हो सकता है कि हम दोनों की शादी हो जाए। मैंने कई बार मम्मी पापा से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो देखा कि हर समय मम्मी पापा चाचा जी के घर में ही थे। उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपने घर में रह सके। चाची की मौत क्या हो गई थी, वो लोग बार बार वहाँ जा रहे थे। एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि आखिर आप लोगों को क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। मम्मी कहने लगीं कि बेटा, अभी अभी तो उस घर में मौत हुई है और तुम्हें नहीं पता कि खुशी बहुत उदास है। पहले ही उस बेचारी की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भरी थी, अब वो बिन माँ की भी हो गई है। मैंने कहा कि उसके साथ ज़्यादा हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाचा जी की भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, वो भी बीमार रहने लगे थे और खुशी को तो जब से मैंने डांटा था उसने हमारे घर पर आना ही बंद कर दिया था। मुझे सुकून था, वैसे भी मुझे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं थी। अरे उसे कोई पसंद ही नहीं करता था तो फिर मैं क्यों करूं? एक रात हम सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे जब घर की बैल बार बार बज रही थी। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो खुशी को दरवाजे पर देखकर चिल्ला उठा। मैंने कहा कि तुम्हें इतनी रात को चैन नहीं है, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा कि माफ़ करना साहिल,
मैं ऐसे ही यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे बड़े पापा और बड़ी मम्मी से बात करनी है। पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी से घर चलो। मैंने कहा कि तुम हमेशा ये ओवर एक्टिंग क्यों करती रहती हो। अभी मैं उसे आगे कुछ कहने ही वाला था जब शोर की आवाज़ सुनकर पापा दरवाजे पर आ गए और खुशी ने रो रो कर पापा को बताया कि जल्दी से घर चलिए, पापा जी की बहुत तबीयत ख़राब है। पापा और मम्मी दोनों दौड़कर चाचा जी के घर चले गए। मुझे तो उनके घर का किस्सा ही समझ नहीं आता था। मुझे उन लोगों से ज़्यादा हमदर्दी बचपन से ही नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम से काम रखता था। मैं ना तो दूसरों की मदद करना जानता था और ना ही मुझे किसी पर तरस आता था। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि मुझे किस तरीके से अपना काम और अपना फ़ायदा देखना है। मैं तो कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। सुबह सवेरे जब मोहल्ले में शोर शराबे की आवाज़ सुनी तो पता चला कि चाचा जी की भी मौत हो गई। चाची को मरे हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि चाचा जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरे मोहल्ले में एक अजीब तरीके का कोहराम मचा हुआ था। सब लोग अफसोस कर रहे थे। मैं भी जल्दी से तैयार होकर चाचा जी के घर पहुंचा तो पता चला कि सारी रात वो बुरी तरह से बीमार रहे थे। बार बार खुशी उनसे कह रही थी कि वो डॉक्टर को बुला लाएं। पड़ोस में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनको बुला लाए, लेकिन चाचा जी लगातार मना करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी मौत का समय करीब आ गया। मगर फिर भी जब खुशी ने अपने पिता की बिगड़ती हुई तबीयत देखी तो वो फौरन दौड़कर हमारे दरवाजे पर आई। मम्मी पापा चाचा जी को अस्पताल लेकर चले गए थे, जहां चाचा जी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मोहल्ले के सारे लोग बहुत हैरान थे कि अभी 2 महीने पहले ही पत्नी की मौत हुई थी और अब बेचारे खुद भी चल बसे। अब की बार खुशी रो नहीं रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर गहरा सदमा था। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी कि बेचारी की किस्मत देखो, एक तो कद काट नहीं, दूसरा बेचारी नसीब की भी खराब है, और तीसरा ये कि अब माता पिता भी छोड़कर चले गए। पता नहीं किसके सहारे रहेगी। चाचा जी की मौत पर मुझे भी अफसोस हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा था, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ नहीं रह सका। मुझे नहीं पता था कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाएंगे, मगर जाने वाले इंसान को कौन रोक सकता है। मम्मी पापा अभी भी ज़्यादातर समय खुशी के साथ ही गुजार रहे थे। अब मुझे कुछ भी करके नेहा के बारे में उनसे बात करनी ही थी, क्योंकि मुझे नेहा से शादी करनी थी। एक दिन मैंने मौका पाकर मम्मी से बात की। मैंने कहा कि मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों खाना खा रहे थे। पापा पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने हाथ में चम्मच रोकते हुए कहा कि आपको क्या बात करनी है मम्मी। मम्मी हिचकिचाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि आप बताइए, आपको क्या बात करनी है, फिर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मम्मी कहने लगी कि बेटा, दरअसल बात यह है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक फ़ैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी खुशी से करवाना चाहते हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। मैंने कहा व्हाट? मम्मी कहने लगी बेटा, तसल्ली से काम लो। मैंने कहा आपने जो कहा है मैंने वही सुना, या फिर आप जल्दबाजी में कुछ गलत बोल गईं? मम्मी ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा कि नहीं बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। दरअसल जिस रात तुम्हारे चाचा जी की तबीयत ख़राब थी, उस रात अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते समय तुम्हारे पापा के हाथ में हाथ थामकर उनसे कहा था कि भैया, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं सुकून से मर सकूँगा। उन्होंने कहा कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मेरी खातिर उसे आप साहिल के लिए चुन लो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। दुनिया भले ही उसे नापसंद करती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कितनी काबिल है। मेरी और मेरी पत्नी की सारी ज़िंदगी यही ख्वाहिश रही कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, वो अपने ससुराल में सुखी रहे। लेकिन हमने उसकी शादी करवाने की बहुत कोशिश कर ली, उसकी शादी नहीं हो सकी। भैया, मुझे आपसे बड़ा भरोसा है कि आप उसे साहिल की दुल्हन ज़रूर बनाओगे। ये मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है। मैंने चिल्लाकर कहा, तो फिर पापा ने क्या किया? उन्होंने मान लिया? उन्होंने बना दिया अपने बेटे को बलि का बकरा? मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। खुशी सामने खड़ी हुई थी और तुम्हारे चाचा जी हम दोनों के आगे हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी। और तुम्हें एक सबसे अच्छी और ज़रूरी बात बताती हूँ, वो ये है कि तुम्हारे चाचा ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद, यहाँ तक कि जिस घर में वो रहते हैं, वो भी अपनी बेटी के नाम कर दिया है।
उन्होंने मरने से पहले कहा था कि ये सब कुछ मैंने कानूनी तौर पर खुशी के नाम कर दिया, जिससे उसकी शादी होगी वो भी उसकी जायदाद का हकदार होगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें एक छोटी सी कंपनी का मालिक बना दिया। सोचो, हमने तुम्हें इतना कामयाब बनाने के लिए अपने जेवर बेचे, तुम्हारे पापा ने लोन लिया, और अब तो खुशी के साथ साथ सारी धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे चाचा के काफ़ी बैंक अकाउंट है, उसमें भी उनका बहुत सारा रुपया पैसा है। और जो कंपनी उनकी चल रही थी ना, वो भी अब उनके मैनेजर संभाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी चाची की मौत के बाद से तो वो ऑफिस गए ही नहीं। तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी खुशी से हो जाए, और वैसे भी वो हमारे ख़ानदान की बच्ची है, हमारी बच्ची है, घर के घर में ही उसकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, मम्मी आप पागल हो गई हो कि आप लोगों ने जायदाद के लालच में अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उस बोनी से शादी नहीं करूंगा। आपको उसकी जायदाद दिखाई दे रही है, मगर ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कैसा हूँ और वो कैसी है। अरे मुझे शर्म आती है आप पर कि आप लोग लालची हो गए हो, और अपने लालच की खातिर आप अपने बेटे को उस बोनी लड़की के पल्ले बांधना चाहते हो, जिसे मैं क्या कोई भी पसंद नहीं करता। मम्मी कहने लगी कि बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारे पापा सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं और तुम्हारे चाचा जी को ज़ुबान दे चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे चाचा का वादा निभाने की कसम खा ली है। मैंने गुस्से में टेबल पर रखे बर्तनों को नीचे फेंका और कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ उसके साथ आप मेरी शादी करवा दोगे? मम्मी मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं गुस्से में अपने कमरे में चला गया था। सारी रात मुझे गुस्सा आता रहा। मम्मी ने मेरे अच्छे खासी मूड की बैंड बजा दी थी। मैं उनसे अपनी और नेहा की बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने तो उस बोनी की बात करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था। कई दिनों तक मैंने अपने घर में खाना नहीं बनाया, अपने मम्मी पापा से बात नहीं की। खुशी को भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं देखा था। मैं कहीं से कहीं तक भी खुशी से शादी नहीं कर सकता था। ये बात मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन मैं अपने पापा से डरता था, उनकी इज्जत करता था। उनके फैसले का हमेशा मैंने सम्मान किया था। चाचा जी की मौत को 40 दिन से ज़्यादा गुजर चुके थे, और अब उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी तरह मेरी शादी खुशी से करवा कर रहेंगे। मैंने फिर से गुस्सा दिखाने की कोशिश की, घर छोड़ने की धमकी दी, तो पापा ने साफ साफ कह दिया कि ठीक है, घर छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे बिजनेस पर मैंने जितना पैसा लगाया है वो सब मुझे वापस दो, और अगर तुम हमारे घर से चले गए तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पूरी तरह से टॉर्चर कर दिया था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मुझे तो शर्म आ रही थी कि मैं किस तरह से अपने दोस्तों का सामना करूंगा और किस तरह से उन्हें बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किस लड़की को सिलेक्ट किया है। उस लड़की को जिसकी तुम बचपन से लेकर अब तक मजाक बनाते आ रहे हो, अब वो मेरी पत्नी बनने जा रही है। लेकिन अब मैं क्या करता, मुझे मजबूरन अपने पापा की बात माननी पड़ गई थी। सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी कि मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था, और नेहा से शादी करने का अरमान मेरे दिल में दबा का दबा रह गया था। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जान गया था कि मेरे पापा की भी अपने भाई की दौलत पर नज़र है, तभी तो उन्होंने अपने बेटे को इस जायदाद के लिए कुर्बान कर दिया। मैंने कह दिया था, ठीक है, मैं खुशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि हमारी शादी में कोई मेहमान शामिल नहीं होगा, न कोई रिश्तेदार, न कोई आस पड़ोसी। हालांकि ये बात मोहल्ले में फैल चुकी थी कि मेरी शादी खुशी के साथ होने जा रही है, क्योंकि घर से निकलते बढ़ते हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। यहाँ तक कि मोहल्ले के जो दोस्त थे वो मुझे देख देख कर हंस रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही उनकी तरफ देखता वो फ़ौरन अपनी नज़र फेर लिया करते थे। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ खुशी की वजह से हो रहा है। मेरी और खुशी की शादी सिंपल तरीके से हो गई थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात मान ली थी। शादी की पहली रात जब मैं कमरे में गया तो देखा कि वो लाल लहंगे में बैठी हुई थी। उसे देखते ही मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। मैंने आंखें बंद की और सोचा कि मैं हमेशा अपनी दुल्हन के रूप में नेहा को इमेजिन किया करता था, लेकिन मेरी किस्मत कि आज इस बोनी को मुझे झेलना पड़ रहा था। मैंने गुस्से में अपनी शेरवानी के बटन तोड़ दिए और उसे उतार कर ज़मीन पर फेंका। ये देखकर खुशी बहुत डर गई। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से एक ही झटके में उसका गला पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मेरी पत्नी बन गई हो तो मुझ पर कब्जा कर लोगी? अरे तुम जैसी को तो कोई मुंह भी ना लगाए। एक बात याद रखना,
मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पर की है। जितना हो सके मेरी नज़रों से दूर रहना, और हाँ, निकल जाओ मेरे कमरे से, ये मेरा कमरा है। वो सहम कर खड़ी हो गई और रोते हुए कहने लगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा, कहीं भी चली जाओ, मगर मेरी आंखों के सामने मत आना। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, और आज ये नफरत डबल हो गई। और पता है कि नफरत क्यों है? ये नफरत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कद की वजह से है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं दुनिया का सामना कैसे करूँगा, कैसे उनको बताऊँगा कि मेरी पत्नी कौन है। उसने रोते हुए कहा कि अच्छा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कमरे से बाहर तो नहीं गई, लेकिन गैलरी में चली गई। सर्दी का टाइम था और रात के समय तो सर्दी ज़्यादा होती है। वो बिना किसी कंबल और तकिए की गैलरी में बैठी रही, ठिठुरती रही, मगर मैंने उसकी कोई फिक्र नहीं की। मुझे भी सारी रात नींद नहीं आई थी। बार बार अपनी किस्मत को कोस रहा था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। अगले दिन उसने मेरे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया। जब मेरी आंखों के सामने लाकर रखा तो मैंने नाश्ते को दूर फेंक दिया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी आंखों के सामने मत आना, चली जाओ यहाँ से। वो कहने लगी कि आपको मुझसे नाराज़गी है साहिल, नाश्ता तो कर लीजिए, भूखे ऑफिस जाएंगे क्या? मुझे उसके ऐसे भोलेपन से सबसे ज़्यादा नफरत थी। मेरा मन तो कर रहा था कि उसे जान से मार दूं। वो जो चाय मेरे लिए लेकर आई थी, वही चाय गुस्से में मैंने उसके ऊपर फेंक दी, जो कि बहुत गर्म थी। चाय डायरेक्ट उसके चेहरे पर गई। उसने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं हुई। उसके चिल्लाने पर मम्मी दौड़ती हुई कमरे में आई। उन्होंने खुशी से पूछा कि बेटा क्या हुआ है? फिर मेरी तरफ भी देखा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी मम्मी से कहा कि कुछ नहीं, बस चाय मेरे चेहरे पर छलक कर आ गई। उसने मेरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि वो मेरी नज़रों में अच्छी बन रही है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। मैं बहुत परेशान था, बहुत डिप्रेशन में था। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता थी, जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं जब ऑफिस से घर लौट रहा था, तब मैंने रास्ते में नेहा को देखा। वो भी मुझे देख चुकी थी। जब वो मेरे पास आई, मेरे हालचाल पूछने लगी, तो मेरा दिल मचलने लगा था। फिर याद आया कि मेरी शादी तो हो चुकी है, वो भी एक ऐसी लड़की से जो मेरे घुटनों में आती है। मैं खामोशी से घर आ गया। जब जब खुशी मेरे सामने आया करती थी, मैं उसे धुतकार दिया करता था। शुरू शुरू में तो मम्मी पापा ने उसकी काफ़ी साइड ली, उसकी हमदर्दी की, लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि वो उनके बेटे के बराबर में खड़े होकर बिल्कुल भी जचती नहीं है, कहाँ उनका बेटा और कहाँ ये लड़की, तब से ही उन्होंने भी उसके साथ हमदर्दी करनी बंद कर दी थी। मैं उसके साथ भी जो करता वो उस पर कुछ नहीं बोलते थे। मैं खुशी को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, और अगर मेरे किसी दोस्त के आने की खबर मुझे मिल जाती तो मैं खुशी से कहता कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, बिल्कुल भी बाहर मत निकल कर आना। अभी तक मेरे ख़ास दोस्तों को ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो गई है। खुशी टाइम से मेरे कपड़े निकाल कर रख दिया करती थी। ऑफिस में जो भी फाइल्स जानी होती थी वो मेरे बैग में रख दिया करती थी। मेरे लिए लंच तैयार करके रख दिया करती थी, मगर मेरा काम करने के फ़ौरन बाद ही वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जब जब वो मेरे सामने आती है तब तब मैं उस पर बरस पड़ता हूँ। मैंने नोटिस किया था कि वो बहुत ज़्यादा रोती है। एक दिन तो मैंने गैलरी में झांक कर देखा तो वो अपनी मम्मी पापा की तस्वीर को गले से लगाकर रो रही थी। अभी तक वो मेरे साथ बिस्तर पर नहीं बैठी थी, गैलरी में ही सोया करती थी। मम्मी पापा भी मुझसे उसके बारे में कुछ नहीं कहते थे कि अब वो घर में आ चुकी थी और मैं उसके साथ जो भी करूं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन खुशी डरते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि साहिल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे मेडिसिन ला देंगे? मैंने कहा, तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है या तुम्हारे बाप ने जाते समय मुझे ख़रीद लिया था? उसने कहा कि मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, मेरे पापा आपके चाचा भी थे। मैंने कहा कि बस बस, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कहकर घर से निकल गया था, लेकिन उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। उसको बुखार था, जिसकी वजह से उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। वो घर का सारा काम किया करती थी। मेरी मम्मी जो कभी इस घर का सारा काम करती थी, अब उन्होंने सारे काम खुशी के कंधों पर डाल दिए थे। मम्मी और पापा सारा दिन कमरे में आराम करते थे और वो घर के सारे काम किया करती थी। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। इतने पर भी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे दिल में हमेशा यही ख्याल रहता था कि इससे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। पिछले 2 दिनों से उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी।
उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने उसको पलटकर भी नहीं देखा। वो बार बार मुझसे कहती कि मुझे दवाई ला दो। आपके मम्मी पापा से कहती हूँ तो वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी तुम्हारे पति की है और आप मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम मर जाओगी। मेरे कंधों से बोझ हल्का हो जाएगा। मैं सुकून से किसी और लड़की से शादी कर सकूँगा। और ये जो मैंने तुम पर पाबंदी लगाई हुई है ना, घर से ना निकलने की और लोगों के सामने ना आने की, तो तुम उससे भी आज़ाद हो जाओगी। मेरे शब्दों ने शायद उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो बहुत ज़्यादा रोई थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। रात के समय जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मम्मी पापा उसकी ऐसी कंडीशन देखकर मुझ पर बरसने लगे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया है? उसकी तबीयत ख़राब है तो उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे? मैंने कहा, इस लड़की से शादी मैं नहीं करना चाहता था। आपने इसे मेरे पल्ले बांधा है तो मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, ये मरे या जिए। पापा कहने लगे कि अच्छा, अब गुस्सा करना बंद करो। अगर ये मर गई तो सारे रिश्तेदार हमें बुरा भला कहेंगे। वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ले देकर हम ही इसके इकलौते रिश्तेदार हैं और अब तो इसके ससुराल वाले भी हैं। हमने भले ही तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दी थी। हम जानते हैं कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो और ना ही ये तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, मगर बेटा उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी और फिर बात दौलत की भी आ गई थी। अब डॉक्टर को बुलाकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। डॉक्टर साहब घर ही आ गए थे। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी, उसका ट्रीटमेंट किया और कहा कि इनका ख्याल रखना है। मैंने देखा था कि उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे टाइम पर मैं तो दवाइयाँ नहीं दे रहा था, मैंने दवाइयाँ उसके बराबर में रख दी थी। वो खुद अपनी फ़िक्र किया करती थी, खुद ज़िंदा रहने के लिए दवाई खा रही थी। मैंने देखा था कि उसकी आंखों में बहुत दर्द छुपा हुआ था। एक दिन उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ और मुझे आपका प्यार कभी भी नसीब नहीं हो सकेगा, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कभी आपको बुरा नहीं समझा, कभी आपको बुरा नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भले ही अपनी पत्नी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन मुझे वो इज़्ज़त तो दें जो मुझे दूसरों से नहीं मिल सकी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ऊपर उसके रोने का कोई असर नहीं होता था। उसे अफसोस इस बात का था कि मैं लोगों की तरह उसके बोनेपन के ताने उसे देता रहता था, क्योंकि लोगों की बातों से ज़्यादा तकलीफ़ उसे मेरी बातों से होती थी। मैं घर से निकल आया। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मुझे बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना था। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरे लिए इतना ख़तरनाक होने वाला है। मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मैं अपनी गाड़ी को संभाल नहीं सका और मेरी कार सामने वाली कार से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से मेरा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद हूँ। हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मम्मी पापा मेरे सामने खड़े हुए रो रहे थे और उनके बराबर में खुशी खड़ी हुई थी, जो उनसे भी ज़्यादा बुरी तरीके से रो रही थी। मैं हैरान था कि वो इतना क्यों रो रही है, जबकि मैंने उसे हमेशा तकलीफ़ पहुंचाई थी। डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया कि ये एक्सीडेंट आपके लिए इतना ख़तरनाक साबित हुआ है कि आप सारी ज़िंदगी पिता नहीं बन सकेंगे। ये कहिए कि ये कमी आपके अंदर आ गई है। ये खबर मेरे लिए बहुत बुरी थी। एक लम्हे को तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं बहुत रोया था। मैंने एक नज़र खुशी की तरफ देखा, जो लगातार मेरे लिए आंसू बहा रही थी। मेरे मम्मी पापा भी ये खबर सुनकर खामोश हो गए थे। खुशी अस्पताल में लगातार मेरे साथ थी। एक नर्स ने मुझे बताया कि ये बोनी लड़की है, ये आपकी वाइफ है। मैंने झिझकते हुए कहा कि जी। मुझे लगा कि शायद वो उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन उसने तो मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ था। उसने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। 3 दिन से आप यहाँ अस्पताल में बेहोश हैं। आपकी पत्नी दिन रात आपके पास बैठी रही, 1 मिनट के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी। हम तो हैरान हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। मैं नर्स की बात सुनकर खामोश हो गया, सिर्फ धीमे से मुस्कुरा दिया। मुझे जो खबर मिली थी वो मेरे लिए गहरे सदमे के लायक थी। उसने मेरे दिल को अंदर से तोड़कर रख दिया था। कुछ दिनों के बाद जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो घर पर भी खुशी ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो उसको देखना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन वो मेरे सामने बार बार आकर मेरे सारे काम कर रही थी। उसने टाइम से मेरी दवाई दी, मेरे कमरे की साफ़ सफाई का ख्याल रखा,
मेरे लिए परहेज़ का खाना बनाया, यहाँ तक कि उसने वो सब कुछ मेरे लिए किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मुझे याद आया कि जब वो बीमार हुई थी तब मैंने उसे पलटकर भी नहीं देखा था, और जब वो गैलरी में सोया करती थी तब मुझे कभी उस पर ख्याल नहीं आया कि सर्दी हो रही है। सर्दी में वो कैसे खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में सो रही होगी। मैं अभी भी उससे कोई बात नहीं कर रहा था। मेरी सेहत तो जैसे तैसे बेहतर होने लगी। मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था, मगर दूसरी तरफ मेरा बिजनेस बिगड़ता जा रहा था। मैंने फ़ोन पर अपने 1-2 एम्प्लॉय से झगड़ा किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे बिना तुम लोगों से काम नहीं हो रहा। मेरे पापा भी इस लायक नहीं थे कि मेरी कंपनी संभाल लेते, या फिर मेरा कोई ऐसा भाई बहन नहीं था। मैं चाहता तो ऑफिस चला जाता, लेकिन डॉक्टर ने अभी मुझसे मना कर दिया था। और खुशी भी बार बार कह रही थी कि आपको नफ़रत मुझसे है, अपने आप से तो नहीं, इसलिए खुद को नुकसान मत पहुंचाना, ऑफिस मत जाइए। एक्सीडेंट की वजह से मेरी जो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, अब उसे दोबारा रखा गया था, लेकिन मैं अभी भी ऑफिस नहीं जा सकता था। उस मीटिंग को अटेंड करना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना क्लाइंट अपने शेयर्स किसी और को बेच देते। मैं बहुत परेशान था। खुशी ने जब मुझे परेशान होते हुए देखा तो खुद खामोशी से मेरे ऑफिस चली गई, और जब उसने वहां जाकर मेरी जगह मेरी मीटिंग ज्वाइन की तो वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। उनको ये बात भी पता चल गई कि खुशी मेरी पत्नी है, लेकिन मीटिंग में खुशी ने अपनी जो परफॉर्मेंस दी उसने सबको चौंका कर रख दिया था। कितने सालों से मैं अपनी इस कंपनी को संभाल रहा था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो मेरी भी नहीं रही थी। हमारे जो क्लाइंट्स आए हुए थे उन्होंने अपने सारे शेयर्स हमारी कंपनी को दे दिए। अभी तक हमारी पूरी कंपनी के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये खबर जब मुझे ऑफिस से मिली, सर आपको बधाई हो, आपकी वाइफ ने तो कमाल कर दिया। रशिया से जो क्लाइंट यहाँ आए हुए थे हमारी कंपनी से बहुत इम्प्रेस हुए, और अब मुझे लगता है कि हमारी कंपनी अब बहुत आगे जाने वाली है, और ये सब कुछ आपकी पत्नी की वजह से पॉसिबल हुआ। ये सुनकर मैं दंग रह गया था। रात के समय जब खुशी घर आई तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं चाहता तो उससे शिकायत भी कर सकता था कि तुम मेरी कंपनी क्यों गई थी, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि कंपनी से मुझे सब लोगों के फ़ोन आ रहे थे। किसी ने भी खुशी के बोनेपन की कोई बात नहीं की थी, बस सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वक्त गुजरता गया। खुशी हर रोज़ मेरे ऑफिस जाती, मेरे सारे काम को अच्छी तरह से संभाल रही थी। यहाँ तक कि उसने इतने अच्छे तरीके से काम को संभाल लिया था कि मेरी जो कंपनी कभी छोटी हुआ करती थी अब एक मल्टीनेशनल शेयर स्टॉक मार्केट कंपनी बन गई थी। 2 महीने में खुशी ने अपना एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। अखबार, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल में उसके चर्चे हो गए थे। लोग बातें कर रहे थे कि कम हाइट की लड़की को लोग हमेशा नेगेटिव कमेंट दिया करते थे, आज ये वही लड़की है जो एक छोटी सी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरी कंपनी, जिसको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था, अब पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग उसे जानने लगे थे। लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी पत्नी की वजह से हुआ था, जिसे हमेशा मैंने कमतर समझा, जिसके बोनेपन की वजह से हमेशा मैंने उसे जलील किया। मेरे मम्मी पापा भी ये सब देखकर हैरान रह गए थे। इस सब की वजह ये थी कि बचपन से ही खुशी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रही थी, और दूसरी बात ये कि उसे पता था कि उसके पिता कैसे काम करते हैं। जब उसने अपने पिता की कंपनी को साइड पर रखकर उसी तरीके से मेरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया तो मेरी कंपनी कामयाब हो गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी कभी मैं कामयाब हो सकता हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था, और जो लोग हमेशा मेरी पत्नी की मजाक बनाया करते थे अब वही लोग मेरी पत्नी की तारीफ किया करते थे। मैंने शर्मिंदा होकर खुशी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे लिए वो किया जो शायद मैं खुद भी नहीं कर सकता था। खुशी कहने लगी कि मैंने आपके लिए नहीं किया बल्कि मैंने तो अपने पति के लिए किया है। मैंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खुशी, मैं जानता हूँ कि अब मेरे अंदर भी एक ऐसी कमी है जो सारी ज़िंदगी मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हो सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और मुझे आपकी कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं उससे किस तरीके से माफ़ी मांगूं, लेकिन उसने फिर भी मुझे माफ़ कर दिया। उसने मेरे नाम को बढ़ाया था, मेरी कंपनी को बढ़ाया था, मेरी बहुत सेवा की थी, मेरा नाम रोशन कर दिया था। आज उसी की वजह से जो मैं इतना कामयाब हूँ,
मगर अब मैं अपनी पत्नी को किसी से कम नहीं समझता। ऊपर वाले ने शायद मेरे अंदर कमी भी इसीलिए डाली क्योंकि मैं हमेशा अपनी पत्नी को उसकी कमी की वजह से परेशान किया करता था, उससे नफरत करता था। मगर अब मुझे महसूस हुआ कि हम हमेशा जिसकी मजाक बनाते हैं वो इंसान कितना ज़्यादा गौरवशाली होता है। मेरी पत्नी आज भी मेरे साथ है और मैं आज भी अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा होता हूँ क्योंकि अब शायद मैं उसको वो नहीं समझता जो पहले समझा करता था। मैंने तो सारी ज़िंदगी उसकी कमी पर उसे परेशान किया, उसे तंग किया, लेकिन उसने कभी मजाक में भी मेरी कमी मेरी ज़बान पर नहीं आने दी। मुझे आज अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। मैं ही नहीं बल्कि पूरा शहर मेरी पत्नी पर गर्व महसूस करता है। उसने अपने टैलेंट से खुद को कामयाब बना लिया था, यहाँ तक कि मुझे और मेरी कंपनी को भी कामयाब कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।